हेलो बच्चों, एनवायरनमेंट अवेयरनेस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ का ये 4th वीडियो आपके सामने है, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे बायोडाइवर्सिटी की। तो अभी जो हमारा सीरीज़ चला हुआ है, जिसमें हमने पिछले 2 वीडियोज़ में चर्चा करी बिगेस्ट एनवायरनमेंटल चैलेंजेस के ऊपर, जिसमें हम डिफॉरेस्टेशन क्या है, पोल्यूशन क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप वहाँ जाकर के इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है बच्चों कि हम पर्यावरण के प्रति अपने आप को जागरूक करें। जब हम अवेयर होंगे तो हम अपने आस पड़ोस की देखभाल कर सकते हैं, अपने समाज में जागरूकता पर्यावरण के प्रति फैला सकते हैं। तो ये हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है कि हम अपनी समझ को पर्यावरण के प्रति डेवलप करें और अपनी संवेदनशीलता पर्यावरण के प्रति बढ़ाएं। चलिए बच्चों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी के जो हमारा बिगेस्ट चैलेंज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, इसको समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बायोडाइवर्सिटी हम बोलेंगे किसको। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? हिंदी में जैव विविधता बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता। तो ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी 2 वर्ड्स के कम्बिनेशन से बना है। बायो मीन्स लाइफ, लिविंग बींग्स बायो, एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे समझेंगे कि इट इज़ द combination of 2 words, bio and diversity. Bio means living, diversity means variety. So the variety or variability of organisms and ecosystems is referred to as the biodiversity. तो biodiversity हम किसको बोलेंगे? जो ये variety है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और इकोसिस्टम्स की, हमारे जो प्लेनेट अर्थ है इसमें, तो हम इस सारे को मिला करके बोलते हैं दिस इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ दी वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो लाइफ डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में हमें देखने को मिलती है, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। हर एक जो जियोग्राफिकल एरिया है उसकी अपनी उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं, तो उसी हिसाब से वहाँ जो क्रिएचर्स हैं वो सरवाइव करते हैं। तो हर एक जियोग्राफिकल एरिया की अपनी फ्लोरा एंड फोना होती है, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अभी तक बच्चों हमें 2 मिलियन स्पीसीज़ के बारे में हमारे साइंटिस्ट्स को जानकारी है, और ऐसा माना जाता है कि 10 मिलियंस जो स्पीसीज़ हैं अभी तक हम उनसे वाकिफ़ नहीं हैं, हमें उनकी अभी पहचान नहीं है। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इस बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए हमने इसको 3 लेवल्स में कैटेगराइज कर दिया है। एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप ये डॉग की 3 इमेजेस देख रहे हैं, तीनों ही डॉग हैं, लेकिन इनकी जो जेनेटिक है वो अलग अलग है। तो इस तरह से जो क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ जीन्स, जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर है डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़। तो ये आप देख रहे हैं, मंकी है, ये गोल्डन स्कीमर है, ये एक मीडो ब्यूटी प्लांट है। तो इस तरह से दिस इज़ दी वैरायटी इन टर्म ऑफ दी स्पीसीज़। फिर हम देख पा रहे हैं यहाँ ये कुछ आपको इमेजेस दिखाई हैं हिमाचल के फ्लोरा की, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स की जो यहाँ वनस्पतियाँ हैं, पौधे हैं हिमाचल में, वो देख पा रहे हैं। तो इट इज़ कॉल्ड दी बायोडाइवर्सिटी। यहाँ ये आप इमेज देख पा रहे हैं। तो ये जो क्रिएचर है, ये जो एनिमल है, सिर्फ इसी रीजन में सरवाइव करता है। तो ये इस एरिया में ही आपको देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ के क्रिएचर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो एक इकोसिस्टम में सरवाइव करते हैं। तो जो वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम है आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये एक अलग टाइप का इकोसिस्टम है, ये अलग टाइप का इकोसिस्टम है, और ये अलग टाइप का इकोसिस्टम है। तो तीनों ही इकोसिस्टम के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो वहाँ की लाइफ होगी, जो वहाँ का फ्लोरा फोना होगा, वो अलग अलग होगा। तो दिस इज़ दी क्लासिफिकेशन ऑफ वेराइटी इन टर्म ऑफ इकोसिस्टम। तो हमने बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए 3 लेवल्स बनाए। एक है डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ जीन्स, एक है वैरायटी इन टर्म ऑफ स्पीसीज, और ये हमने देखा वैरायटी इन टर्म ऑफ इकोसिस्टम।
तो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ का इकोसिस्टम अलग अलग होता है, जो डिफरेंट वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सपोर्ट करता है। तो जो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है, आप देख पा रहे हैं कि एक ही टाइप की चीज़ है लेकिन इनके जीन अलग अलग हैं। यहाँ ह्यूमंस के एग्जांपल से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो फ़ोटो हैं ये जो इमेजेस हैं 4-5 टाइप के जीन के जो ह्यूमंस हैं उनकी इमेजेस हैं। तो दिस इज़ द वैरायटी इन टर्म ऑफ जीन्स। ये पांचों ही ह्यूमन बींग्स हैं लेकिन इनके जीन्स अलग अलग हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं डाइवर्सिटी विच अराइजेज ड्यू टू द वेरिएशंस अमंग स्पीसीज प्रेजेंट इन स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड द स्पीसीज डाइवर्सिटी। हॉर्सेज एंड डंकीज आर डिस्टिंक्ट स्पीसीज एज आर लॉयंस एंड टाइगर। तो आपको समझाने के लिए यहाँ ये बताया है बच्चों कि जैसे घोड़ा और गधा दो अलग स्पीसीज हैं, जैसे कि शेर और चीता दो अलग स्पीसीज हैं। तो आप स्पीसीज को इस तरह से समझ सकते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज जो हैं वो सर्वाइव करेंगी, तो हम वो भी क्या बोलेंगे कि डाइवर्सिटी है इन टर्म ऑफ स्पीसीज। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी अभी हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया डिफरेंट वहाँ की क्लाइमेट, डिफरेंट वहाँ की वेदर कंडीशनिंग एक डिफरेंट सिस्टम इकोसिस्टम डेवलप करती हैं जो पर्टिकुलर वहाँ के क्रिएचर्स की लाइफ को सपोर्ट करता है। जैसे कैमल्स के लिए डेजर्ट एक सपोर्टिव है, और जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन्हें पानी के आसपास जो वेटलैंड है वहीं पर वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो जो एक्वेटिक क्रिएचर्स हैं वो वेटलैंड में सर्वाइव करेंगे, जो डेजर्ट के क्रिएचर हैं वो डेजर्ट में सर्वाइव करेंगे, और जो रेन फॉरेस्ट्स के क्रिएचर्स हैं जो बारिश के बनों में जीव जंतु वहाँ रह सकते हैं, तो वो उसी एक पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वैरायटी और द डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम। अब इन डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। एक इकोसिस्टम का क्रिएचर दूसरे इकोसिस्टम में सर्वाइव नहीं कर पाता। जैसे ये आप देख पा रहे हैं कैमल जो है, कैमल डेजर्ट में रहता है। अगर इसको आप माउंटेन्स में ले आएंगे तो वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो एक एनवायरनमेंट है, एक सपोर्टिव लाइफ सिस्टम है, वो उसको वहाँ पर नहीं मिलेगा। अभी हम समझते हैं बच्चों वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्यों हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी इतना ज़रूरी है। तो जो भी हम अपनी अर्थ में लाइफ सिस्टम देख पा रहे हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये जो डिपेंडेंसी है बच्चों, ये एक पर्टिकुलर बैलेंस बना हुआ है हमारी अर्थ में इस डिपेंडेंसी का। तो अगर एक भी क्रिएचर यहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाता है, एक भी क्रिएचर हमारी धरती का जो ऑर्गेनिज्म है वो विलुप्त हो जाता है, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी जो लाइफ साइकिल है उसके ऊपर पड़ता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमारा जो सर्वाइवल है, सबसे पहले जो हमारा लाइफ सिस्टम है ऑर्गेनिजम्स का प्लेनेट अर्थ के ऊपर, वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। यहाँ जितने भी क्रिएचर प्लेनेट अर्थ में हैं वो सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर एक भी क्रिएचर यहाँ से विलुप्त होता है, एक्सटिंक्ट होता है, तो इस पूरी जो लाइफ साइकिल है, पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हेल्थ एंड हीलिंग, तो जो हमारा हेल्थ है, जो हमारी वेल बीइंग है, वो हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। एथिकल एंड एसेटिव वैल्यू, जो हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, और जो हम एक सुंदरता के लिए, अपने पर्यावरण की ब्यूटी के लिए जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो है हमारी बायोडाइवर्सिटी। फूड सिक्योरिटी हमें इससे रहती है, प्रोडक्टिव वैल्यू, इकोलॉजिकल वैल्यू। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंडिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी। मेडिसिन के लिए हेल्थ और हीलिंग में आ गया हमारा कि जो हमारी मेडिसिनल प्लांट्स हैं वहाँ से हमें मेडिसिन मिलती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको जो एक्टिविटी दी गई थी कि लोकल सीड्स को आपने कलेक्ट करना है, तो वो इसी का एक हिस्सा था, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने का ही एक हिस्सा था जो आपको एक्टिविटी दी गई थी कि आपने लोकल जो आपके लोकली अवेलेबल सीड्स हैं
उनको आपने प्रिजर्व करना है, उनकी एक कलेक्शन बनानी है और उनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो आई होप कि आप सब ने उसके ऊपर काम किया है। तो इनको बारी बारी से चर्चा की है इनकी, जो अभी हमने कंपोनेंट्स देखे कि वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों है, हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी जरूरी क्यों है, तो भी डिस्कस किया। सर्वाइवल हमारा जो है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, हेल्थ एंड हीलिंग, फूड सिक्योरिटी एंड प्रोडक्टिव वैल्यू। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच रिक्वायर्स बायोडाइवर्सिटी। एथिकल एंड एस्थेटिक वैल्यू, नैतिक और जो इस हमारा सौंदर्य है हमारे पर्यावरण का, वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक्वेटिक आपको ये इमेज दिखाई है समुद्री इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी की, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी की, और ये है आपको इमेज जो डिफरेंट क्रिएचर्स एक इकोसिस्टम में सर्वाइव करते हैं। तो ये जो आपको हमारे एनवायरनमेंट की ब्यूटी है, इट डिपेंड्स ऑन दी बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ बच्चों कि यहाँ हमारी अर्थ में जो भी हमारा जो लाइफ सिस्टम है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये एक साइकिल में चल रहा है जो एक बहुत ही बैलेंस्ड साइकिल है। तो इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ये एक छोटा सा जीव जो है हनी बी, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर इतनी रिसर्च हो चुकी है कि इतना कंक्लूजन हम पहुंच चुके हैं कि अगर हनी बीज जो हैं वो हमारी अर्थ से विलुप्त हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, तो यहाँ लाइफ जो है ख़त्म हो जाएगी। तो जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो हनी बीज जो हैं प्ले कर रही हैं वो है पोलिनेशन का। जो भी हम फ्रूट्स अपने देख पाते हैं, जो भी प्लांट्स जो मैच्योर होता है, फ्रूट देता है, वो उसके पीछे पोलिनेशन का रोल होता है, और जो हनी बीज हैं वो पोलिनेशन करने में हेल्प करती हैं, इन्हीं की वजह से पोलिनेशन होता है। तो इससे हम ये समझ, इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सर्विसेज। तो ये इकोलॉजिकल सर्विस जो इनकी है हनी बीज की, वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर इनकी सर्विस बंद हो जाती है तो हमें फूड जो है उसकी कमी हो जाएगी, फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से इनसिक्योर हो जाएंगे, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नो बीज, नो पोलिनेशन, नो लाइफ। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि एक छोटा सा जीव पूरे अर्थ की लाइफ साइकिल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये तो हनी बी का एक एग्जांपल दिया, वैसे ही बाकी जो ऑर्गेनिज्म जिनकी इम्पोर्टेंस अभी हमें समझ नहीं आती है, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ लाइफ सिस्टम को मेंटेन करने में। छोटा सा बैक्टीरिया बच्चों, वो क्या करता है, जैसे ही हम कोई बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट हमारे सराउंडिंग में होता है, जैसे आपने केला खाया, उसका छिलका फेंका, आप देखेंगे 2-4 दिन में वो गल सड़ गया। तो ये रोल किसने प्ले किया? बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करने में हेल्प कर रहे हैं। तो जो हम देख नहीं पा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी यहाँ लाइफ साइकिल को मेंटेन करने में, उसको बनाए रखने में अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये है बच्चों बात बायोडाइवर्सिटी की, जो हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इकोनॉमिक वैल्यू दी हुई है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बायोडाइवर्सिटी कितना इंपॉर्टेंट है। इको टूरिज्म की बात होती है, और जो हमारा टूरिज्म सिस्टम है वो भी जो है बायोडाइवर्सिटी उसको हेल्प करती है। जो सिस्टम ज़्यादा बायोडाइवर्स होगा, वहाँ लोग आना ज़्यादा पसंद करेंगे। जब ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो वहाँ की जो इकोनॉमी है वो डेवलप होगी। तो इस तरह से इकोनॉमी में भी बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट्स बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। द रिचेस्ट एंड द मोस्ट थ्रेटन्ड रिजर्वोयर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ ऑन अर्थ, ये वो एरिया हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो थ्रेटनिंग स्टेज में है। मतलब हमें वहाँ पर खतरा है कि वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो विलुप्त हो सकते हैं, या उनकी जो लाइफ सिस्टम है वो खतरे में है। They are areas of exceptionally rich concentration of species with high endemism and are extremely vulnerable to
एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस बच्चों जो ह्यूमंस द्वारा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किए जा रहे हैं उनकी वजह से उनको बहुत खतरा है। तो ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत बायोडाइवर्सिटी है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उनकी लाइफ को वहाँ पर खतरा है, तो ऐसे एरियाज़ को हम हॉटस्पॉट जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हॉटस्पॉट्स इंडिया में कौन कौन से हैं? द वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, द ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा रीजन। इंडो बर्मा रीजन इंडिया और म्यांमार की जो रीजन है, इंडो बर्मन रीजन, तो ये जो एरियाज़ हैं दीज आर कंसीडर्ड एज हॉटस्पॉट की वहाँ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो खतरे में है। इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी मीन्स बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते पढ़ते हमने कुछ टर्म्स यूज़ करी, जैसे एक्सटिंक्शन वर्ड यूज़ किया। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है कि ऐसे जीव जो विलुप्त हो चुके, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त होना। द बायोलॉजी एंड इकोलॉजी एक्सटिंक्शन इज द एंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब कोई ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे एक्सटिंक्ट हो गया, ये एक्सटिंक्ट प्रजाति है, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म जो विलुप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज जो बहुत खतरे में है, द स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। एंडेंजर्ड स्टेज में है, मतलब ये विलुप्त नहीं हुए हैं लेकिन अगर इनकी देखभाल नहीं करी गई तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वल्नरेबल स्पीसीज is one which has been categorized by the International Union of Conservation of Nature, IUCN, International Union of Conservation of Nature, as likely to become endangered unless the circumstances threatening its survival and production improve. तो ये वल्नरेबल स्पीसीज़ हैं, अगर इनके ऊपर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो ये एंडेंजर्ड स्टेज में चली जाएंगी, और एंडेंजर्ड स्टेज के बाद ये एक्सटिंक्शन स्टेज में चली जाएंगी अगर इनकी हमने अभी देखभाल नहीं करी, तो इसके ऊपर अभी ध्यान नहीं दिया तो दीज कैन बी इन द एक्सटिंक्शन स्टेट। इसको रेड लिस्ट कैटेगरी किस तरह से हम समझते हैं कि एक्सटिंक्ट एनिमल्स या एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लोअर रिस्क, डाटा डेफिशिएंट, इनके बारे में हमें जानकारी नहीं है तो हम बोलेंगे डाटा डेफिशिएंट, नॉट इवेलुएटेड। कुछ ऐसी भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इस तरह से बच्चों इसको हम रेड लिस्ट कैटेगरी बोलते हैं कि जो हम बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए वहाँ के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो खतरे में हैं, अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो एक्सटिंक्शन स्टेज में चली जाएंगी। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, फ्लाइंग स्क्विरल, गिरलोइन, क्रोकोडाइल, फ्लेमिंगो, वाइल्ड एस एक्सेट्रा, दीज आर दी एंडेंजर्ड स्पीसीज़। एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड स्पीसीज़, तो ये जो हैं बच्चों अगर इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो हमें ये इन फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज़ जिनके ऊपर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इनको बचा सकें, इनको नहीं अपने आप को बचा सकें। अभी हमने समझा कि बायोडाइवर्सिटी कितना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर एक लाइफ साइकिल जो है अर्थ के ऊपर, अर्थ में वो बनी हुई है। अगर इनमें से स्पीसीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट होती है तो इस एक्सटिंक्शन का इम्प्रेशन बाकी सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। एज स्पीसीज़ किसको बोलते हैं हम? एज का मतलब होता है इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड स्पीसीज़। तो ये वो स्पीसीज़ हैं जिनको हम इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट हैं एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड हैं। इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट मतलब अपने आप में इनका जो इवोल्यूशन है वो अलग है, एकदम अलग है, डिस्टिंक्ट है, एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड हैं और वो खतरे में हैं। These species are on the verge extinction and once extinct there will be no species like them on planet Earth। इसलिए इनको डिस्टिंक्ट बोल रहे हैं बच्चों की, अगर एक बार ये विलुप्त हो गई तो इनकी तरह का कोई दूसरा जीव हमें देखने को नहीं मिलेगा धरती में। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या क्या चेतावनियां हैं, किसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, ये बच्चों बताए हैं सारे फैक्टर्स। अर्बेनाइजेशन इनमें से एक है। अर्बेनाइजेशन मीन्स जंगलों को काट करके वहाँ जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं,
तो ये अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है ये बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है। डिफॉरेस्टेशन, ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं बच्चों। डिफॉरेस्टेशन हो रही है अर्बनाइजेशन के लिए, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है सर्वाइवल के लिए, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, हमें ज़्यादा फूड चाहिए, ज़्यादा अनाज चाहिए, उसके लिए हमें एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, और एग्रीकल्चर लैंड के लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं, उसी को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। यूट्रोफिकेशन होता है किसी एक पर्टिकुलर जगह में न्यूट्रिएंट्स का बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाना, और ऑक्सीजन की कमी हो जाने से वहाँ के जो क्रिएचर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ का ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाता है, तो यूट्रोफिकेशन हो गया। फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में आग का लगना, माइनिंग, exploitation of water resources, construction of dams, waste disposal, environmental pollution, overgrazing, poaching of wildlife। तो ये सारे के जो सारे फैक्टर्स हैं बच्चों बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा हैं, और हमारी अवेयरनेस ही इन फैक्टर्स को कम करने में हेल्प कर सकती है। Unplanned development and habitat destruction. Human activities such as cutting trees, filling wetlands, plowing grasslands, or burning down forests may change or completely destroy the natural habitats of a species। तो बच्चों, हम अपनी फ़ायदे के लिए जो प्रकृति के साथ बिना सोचे समझे छेड़छाड़ करते हैं, तो उससे हमारी बायोडाइवर्सिटी खतरे में पड़ जाती है। तो पोचिंग को हम क्या बोल रहे हैं, और ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कॉमर्शियल गेन, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। ये सारे फैक्टर्स यहाँ डिस्कस किए हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, ग्लोबल क्लाइमेट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे हमने इसको डिस्कस कर भी लिया है कि किस तरह से डिफॉरेस्टेशन जो है ग्लोबल वार्मिंग को हेल्प कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को सपोर्ट कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किस तरह से हमारी क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। इन्वेजन बाय इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज़, कई बार क्या होता है बच्चों कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कोई ऐसा क्रिएचर आ जाता, कोई ऐसी स्पीसीज़ आ जाती है जो दूसरी स्पीसीज़ के लिए ख़तरा होता है। जैसे एक जो इकोसिस्टम है, वहाँ सपोज़ कि वहाँ पर क्या है, आपके हिरन हैं वहाँ पर जो घास पर डिपेंडेंट हैं, तो घास खाने वाले जीव हैं वहाँ पर, और वहाँ पर आपका लोइन आ गया कहीं से। अब वो लोइन क्या करेगा, अब उस लोइन ने अगर वहीं पर डेरा जमा लिया तो वो वहाँ की जो इकोसिस्टम उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देगा, वहाँ के जो ग्रास डिपेंडेंट एनिमल्स हैं उनको वो खा जाएगा, और वहाँ एक इकोसिस्टम जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से किसकी वजह से हुआ, इन्वेजन बाय इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज़। तो यहाँ पर कोई ऐसी प्रजाति आ गई किसी इकोसिस्टम में जो दूसरी स्पीसीज़ के लिए खतरा बन जाती है, और उसको अगर नहीं हम इंटरफेयर करें तो वो उस पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर देता है। नेचर ऑफ द लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम बच्चों जो हमारा जो किसी कंट्री का जो वैधानिक सिस्टम है वो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि बच्चों जो भी डेवलपमेंटल काम होते हैं गवर्नमेंट के, अगर उनको ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंडर से नहीं किया जाए, उसको पर्यावरण जो हमारा इको डिपार्टमेंट है उसकी देखरेख के अंडर ना किया जाए, तो वहाँ पर प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ होगी, और ये भी बायोडाइवर्सिटी के खतरे में एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कि अगर हमारा लीगल सिस्टम कमज़ोर है, हमारी जो नीतियां हैं, हमारे जो कानून हैं वो हमारे पर्यावरण के प्रति सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है, तो जो कंपनियां हैं, जो कमर्शियल सिस्टम है, वो वहाँ पर बच्चों हमारी प्रकृति के साथ अनप्लान्ड डिस्ट्रक्शन करेगा और हमारी बायोडाइवर्सिटी को खतरा क्रिएट करेगा। माइनिंग, forest fires, so these all are the factors which are responsible for the loss of biodiversity। अब हम बात करेंगे बच्चों कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करें और क्यों ज़रूरी है। टुडे वी आर लूजिंग 1500 स्पीसीज एवरी 2 months। बहुत हमारे लिए चिंता का विषय है बच्चों कि हम हर 2 महीने में 1500 जो जीव जातियाँ हैं जीव जंतु की, उनको खो रहे हैं।
वो हमारी अर्थ से गायब हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर नेचर to compromise for this rapid loss, and therefore it becomes extremely important to conserve this threatened biodiversity। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है बच्चों, जो ये चेतावनी है, हमें इसको समझना चाहिए, इसके प्रति हमारी संवेदनशीलता जो है वो बढ़नी चाहिए, ताकि हम समय पर इसके प्रति काम कर सकें। तो अभी जो बच्चों काम किया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, उसको दो कैटेगरी में हम समझते हैं। एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के दो पार्ट्स हैं, उनको हम इस तरह से स्टडी करते हैं, एक इन सीटू कंजर्वेशन और एक एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं बच्चों प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो जहाँ पर वो जीव जंतु रह रहा है वहीं पर हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, वहाँ पर ऐसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें उसको कि वो वहीं पर सर्वाइवल अपना कर सके। और एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है बच्चों कि हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, अपनी देख रेख में लेबोरेटरी टाइप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जहाँ पर हम उस एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को संभाल सकें, उसको वहाँ देख रेख कर सकें। तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो ये कंजर्वेशन की सारी टेक्निक्स हैं बच्चों। हम क्या क्या कर रहे हैं, नेशनल पार्क बना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जीन बैंक बना रहे हैं, बॉटनिकल गार्डन्स हैं, एक्वेरिया है, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स हैं और डीएनए टेक्नोलॉजी हैं, जिसकी हेल्प से हम एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को कंजर्व करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू अभी हमने डिस्कस किया, जो जीव जंतु जहाँ रह रहा है, जिस इकोसिस्टम में रह रहा है, उसी इकोसिस्टम को हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें इन टर्म ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये जो पार्ट हैं बच्चों इकोसिस्टम को कंजर्व करने के, हमारे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के, इनको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, कि जो जीव जंतु जिस सिस्टम में रह रहा है उसी सिस्टम को कंजर्व कर दो, उसी को प्रोटेक्ट कर दो। तो इस तरह से नेशनल पार्क्स आप देख रहे हैं, हमारे इंडिया में विभिन्न लोकेशंस में नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ताकि हम अपने जो बायोडाइवर्सिटी है इसको कंजर्व कर सकें। हमारे देश में 90 नेशनल पार्क्स हैं और 492 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। ये इसीलिए हैं कि हम वहाँ बच्चों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। इन सीटू कंजर्वेशन के क्या फ़ायदे हैं कि ये कंजर्वेशन लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर कंजर्वेशन है और सस्ता है। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, अवेयर करना है, वहाँ के लोकल जो कम्युनिटी है उसको अवेयर करना है कि वो वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन बच्चों ये वो टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हम एक ऐसा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां हम उस एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को सर्वाइवल सपोर्ट दे सकें। तो जैसे जीन बैंक हम बनाते हैं, उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ के जेनेटिक्स को हम सेव करते हैं, कंजर्व करते हैं, ताकि हम इन फ्यूचर में उसकी क्लोन क्रिएट कर सकें, उस एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की जो संख्या है उसको बढ़ा सकें। बोटेनिकल गार्डन्स हैं, बोटेनिकल गार्डन दीज आर आल्सो एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू में आता है क्योंकि एक्स सीटू क्यों, किसको बोल रहे हैं हम, हम एक ऐसा आर्टिफिशियल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो इस एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को लाइफ सपोर्ट दे सके, सर्वाइवल सपोर्ट दे सके। एक्वेरिया, एक्वा वर्ड जहाँ भी होगा वो वाटर से संबंधित होगा। तो जो हमारे जल के जंतु हैं, एक्वेटिक क्रिएचर्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं एक्वेरिया में, जहाँ पर उसकी हम जो लाइफ सर्वाइवल है उसको सपोर्ट कर सकें। बायो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडिया। तो इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स को देखते हैं। हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, हमारे ईस्टर्न हिमालय है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये मैप ऑफ इंडिया, और इस मैप ऑफ इंडिया में आप देख पा रहे हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स, और ये सारे जियोग्राफिकल रीजन जो हैं बच्चों डिफरेंट इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया जो है बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स जो हैं वो हैं, और इन डिफरेंट इकोसिस्टम की वजह से डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी वहाँ की है। तो इस तरह से ये डेक्कन प्लेट है, इस तरह से
ये डिफरेंट हमारे जियोग्राफिकल रीजन्स हैं जहाँ डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं और वो वहाँ के क्रिएचर्स को सपोर्ट करता है। हिमालयन रीजन है, मलबार रीजन है, नीलगिरी रीजन, नॉर्दर्न रीजन, डेजर्ट रीजन, डेक्कन प्लेट रीजन। अच्छा, अब ये जो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है बच्चों, इसको हम 3 टर्म में देखते हैं। एक है ग्लोबल लेवल पर, जिसमें हम पूरी अर्थ के इकोसिस्टम को समझते हैं। एक है नेशनल लेवल पर, जहाँ एक नेशन की बायोडाइवर्सिटी को समझते हैं। और एक है लोकल लेवल, जहाँ हम वहाँ की लोकेलिटी की बायोडाइवर्सिटी को समझते हैं। तो यहाँ लोकल लेवल से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लोकल बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि वहाँ की लोकेलिटी जो है, जैसे यहाँ एग्जांपल लिया मैंने डेजर्ट का, तो जो डेजर्ट की बायोडाइवर्सिटी है वो अपने आप में अलग है हिमालयन की बायोडाइवर्सिटी से। वैसे हिमालय की बायोडाइवर्सिटी जो है वो अलग होगी हमारे वेस्टर्न घाट से। तो हर एक जियोग्राफिकल एरिया की अपनी बायोडाइवर्सिटी है और हमारी लोकल जो कम्युनिटी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारी वो लोकल जो बायोडाइवर्सिटी है उसको समझें और उसको कंजर्व करने में हेल्प करें। क्योंकि हमारी अगर बायोडाइवर्सिटी सेफ होगी, वहाँ के हर एक ऑर्गेनिज्म अगर सेफ होगा, तो हमारी लाइफ जो है वो ज़्यादा हेल्दी होगी, हमारी वेलबींग जो है वो हम उसको सपोर्ट करेंगे। स्टेप्स टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड शुड नॉट बी यूज्ड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड कैरिंग आउट अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कॉज लार्ज स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि जो भी हमारी लोकेलिटी है वहाँ पर कोई इस तरह का डिस्ट्रक्टिव काम ना हो, अनप्लान्ड तरीके से वहाँ पर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स ना लगें, कोई ऐसी इंडस्ट्री ना लगे जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करे, वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्टर्ब करे। जो ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो वहाँ का जो ऑर्गेनिज्म है, वहाँ की जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी और हमारी बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर खतरे में होगी। मेजर शुड बी टेकन टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जो हमारे पर्यावरण के प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो उनको कम करने के लिए जो भी मेजर हमने डिस्कस किए उनके ऊपर हमने सिंसियरली काम करना होगा। इफेक्टिव मेजर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी शुड बी डेवलप्ड एंड स्ट्रेंथन ऑल कंट्रीज। तो हर एक कंट्री की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हों और हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए समय समय पर कानून नियम बनाते रहें और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो बची रहे। बायोडाइवर्सिटी बची रहेगी बच्चों तो हमारी लाइफ जो है वो हेल्दी होगी, सारे क्रिएचर्स की लाइफ हेल्दी होगी, तभी हमारी अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी रहेगा, हमारी आने वाली जनरेशन्स हेल्दी होंगी। तो ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है, नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हम सब की कि हम अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और अपने एनवायरनमेंट के प्रति जब हम जागरूक होंगे तभी हम एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए राइट डिसीजंस ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, अभी डिस्कशन हमारी जारी रहेगी और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। ओके बच्चों, आज इतना ही।